Welcome to my channel Rekha Sharma all about SST. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 5 वाटर। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था ज्योग्राफी का चैप्टर एयर एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर में हम करेंगे वाटर मीन्स हाइड्रोस्फेयर। इस तरह से चैप्टर 1 में बताए गए हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के 3 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 5 वाटर से। वाटर हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट। विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव। हम लोग बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द सन्स हीट कॉजेज एवापोरेशन। जो सूरज की तेज धूप पानी पर पड़ती है, किसी भी वाटर सरफेस पर पड़ती है, तो वो हीट की वजह से एवापोरेट हो जाता है। और जो एवापोरेटेड वाटर है वह जब कंडेंस होकर के कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, उससे बादल बनता है। और बादल बनने के बाद जब वह बादल आपस में या किसी सॉलिड पार्ट से टकराते हैं तब बारिश होती है। और वह बारिश का पानी फिर से हमारी नदियों में, हमारी ज़मीन में पहुंच जाता है। और फिर से वही प्रोसेस शुरू होती है कि जो सूरज की धूप है वह अपनी गर्मी से पानी को वेपराइज करती है और वेपराइज वाटर कूल डाउन होता है। कूल डाउन होकर बादल बनते हैं, बादल आपस में टकराते हैं, बारिश होती है। और तो ये जो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट है वाटर का, इसको कहा जाता है वाटर साइकिल। ये यहाँ आप फर्स्ट पिक्चर अपने इस चैप्टर की देख भी रहे हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो वाटर है उसका एवापोरेशन होता है, आफ्टर दैट कंडेंसेशन होता है। और वही कंडेंसेशन जो क्लाउड्स होते हैं आपस में टकराते हैं और फिर प्रेसिपिटेशन होता है, यानी पानी की बौछार ज़मीन पर आती है और वह वाटर फिर से सीज में, ओशन में, रिवर्स में आकर मिल जाता है। तो एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। द अर्थ इज लाइक ए टेरियम, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो। यहाँ ये बता रहा है कि जो वाटर हमारी अर्थ पर हजारों साल पहले था, आज भी वह वाटर हमारी अर्थ पर है। और इसके कॉन्टिन्यूस मूवमेंट की वजह से यह भी कहा जा सकता है कि जो वाटर कभी अमेज़न रिवर का पार्ट रहा होगा, यानी अमेज़न रिवर में बह रहा होगा, हो सकता है कि आज वो हमारे इंडिया में, हरियाणा में किसी खेत में सिंचाई के काम आ रहा हो। तो ये जो वाटर का कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है, इससे यह पता चलता है कि जो वाटर है वो हर जगह मूव कर सकता है और वह कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट करता है। अब आगे यहाँ बताया गया है मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमें जो मेजर सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के, वो हमें कहाँ से मिलता है? रिवर से, पॉन्ड से, ठीक है, स्प्रिंग्स से, ग्लेशियर से और ओशन बॉडीज से। तो ये जो हमारे ओशन बॉडीज से हमें साल्टी वाटर मिलता है। ठीक है, जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं वो हैं ये 3, रिवर्स, पॉन्ड्स और स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स। इसके बाद जो हमारा ओशंस का वाटर है वो होता है साल्टी वाटर। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं सलाइन। अब ये जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी क्या होती है, ये इस इम्पोर्टेंट फैक्ट से पता चलता है। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। 1000 ग्राम वाटर में नमक की जो अवेलेबिलिटी है उससे पानी का जो सैलिनिटी है वो पता चलता है कि वह कितना खारा है। ठीक है, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पर 1000, यानी 1000 ग्राम वाटर में 35% नमक पाया जाता है। और बच्चों, ये वही नमक है जो हम
अपने घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर नोटिस है, सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन साल्ट, जो हम लोग अपने रोज डेली यूज़ में खाने में यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। यहाँ देखिए आप स्टूडेंट्स की मैप के थ्रू दिखाया गया है कॉन्टिन्यूस, जो ये ब्लू एरिया है हमारा, ये टोटल वाटर पार्ट है। ठीक है, तो जो 71% वाटर है वो, उसमें ये जो ब्लू पार्ट दिखाया गया है ये ओशंस के रूप में शो किया गया है। और ओशनिक जो वाटर होता है वो कैसा होता है, साल्टी वाटर होता है। आफ्टर दैट यहाँ बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। अब ये जो वाटर बॉडीज़ हैं ये कौन कौन सी हैं और इनमें कितना अमाउंट में वाटर हमें मिलता है और किस तरह का वाटर हमें मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ पर टोटल 71% वाटर अवेलेबल है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट पर हमारा लैंड है। यहाँ पर देखेंगे कि जो 71% वाटर है उसमें भी ओशंस में 97.3 वाटर अवेलेबल है। ठीक है, यानी टोटल वाटर तो है 71% पार्ट पर, और 71% वाटर में भी ओशन में कितना पाया जाता है, टोटल का 97%। ठीक है, आफ्टर दैट जो हमारा फ्रेश वाटर है जिसको हम पानी के लिए यूज़ करते हैं वह है हमारा ये आइस कैप्स में यानी ग्लेशियर्स के रूप में हमें अवेलेबल होता है 2%। ठीक है, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009%, इनलैंड सीज एंड साल्ट लेक्स। ये जो इनलैंड सीज है इसका मतलब ये है कि ये जो छोटे छोटे समुद्र जो हमारे किसी कंट्री के अंदर वाले पार्ट में पाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री की टेरिटरी के अंदर पाए जाते हैं, उसकी सीमाओं के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें इनलैंड सी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनलैंड सी का है, तो इसमें कितना वाटर है 0.009%। आफ्टर दैट एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है 0.0019%, और रिवर्स में 0.0001%। तो ये टोटल मिलाकर के आपका 100% वाटर है। अब आप इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि जब टोटल का 97.3% वाटर सलाइन है तो हमारे पास फ्रेश वाटर कितना मिला, केवल 2.97%। वो तो पूरा 3% भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और उस 3% वाटर में भी जो 2% है वो ग्लेशियर्स के रूप में, यानी बर्फ़ के रूप में, जो आइस शीट है वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। ठीक है, और जो 1% वाटर है वो हमारी नदियों में, हमारे ज़मीन के नीचे ग्राउंड वाटर में, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इस तरीके से हमें वो अवेलेबल होता है। तो इस चीज़ को आप ये समझ सकते हैं बच्चों कि हमारी इंडस्ट्रीज़ से जो वेस्टेज निकलता है और वो लोग जो उसे रिवर में छोड़ देते हैं, इसके अलावा हमारी अपने घरों की बहुत सारी चीज़ें जो हम नदियों में, नालों में, यानी कि जैसे हमारे कपड़े धोने का पानी है, ठीक है, और इस तरह से जो डर्टी वाटर घर का निकलता है, वेस्टेज निकलता है, वो सारे जो नदी नालियों के थ्रू बड़ी बड़ी नदियों में मिला दिया जाता है। उसकी वजह से हमारी जो रिवर्स हैं वो भी पॉल्यूट हो जाती हैं, और इस पॉल्यूशन की वजह से, इस वाटर पॉल्यूशन की वजह से हमारे बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारी पॉपुलेशन है जो पीने के पानी की कमी की वजह से इस समस्या को फेस कर रही है। पीने के पानी की कमी को हम जानते हैं वाटर स्कार्सिटी के नाम से। ठीक है, ये यहाँ पर ही दिया हुआ है, वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी यानी लैक ऑफ ड्रिंकेबल वाटर, पीने के पानी की कमी होना। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर वाटर से जो रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़ हैं वो बताई गई हैं। फर्स्ट है इसमें ओशन सर्कुलेशन। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि जो हमारा सी शोर होता है, यानी समुद्र का किनारा होता है, उस पर नंगे पैर चलना कुछ अपने आप ही अच्छी फीलिंग देता है। ठीक है, क्योंकि समुद्र के किनारे का जो सैंड होता है वो कैसा होता है, वेट होता है, गीला होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो भी ठंडी चलती हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र का जो वाटर होता है वो गर्म होकर के वेपोराइज हो जाता है, और वेपोराइज वाटर जो है हवा में मिल जाता है, जिसकी वजह से वो उसको थोड़ा ठंडा कर देती है। ठीक है, इसके अलावा जो
कहीं तालाब के आसपास या झील के आसपास का जो व्यू होता है वो भी आपको पता है कि कितना अच्छा लगता है ना। बहुत सारे लोग हैं जो घूमने के लिए जाते हैं तो नदियों के आसपास के एरिया में घूमना वो पसंद करते हैं, वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसको देखना पसंद करते हैं। अब ये जो वाटर होता है ये कॉन्टिन्यूस मूव करता है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस जो मूवमेंट होता है वाटर का वो किस किस तरीके से होता है देखिए। जो एक तो हो गया ओशन के रूप में वाटर, ठीक है। उस ओशन के साथ साथ आप देखते हैं कि रिवर्स होती हैं, लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये वाटर की अवेलेबिलिटी है इन डिफरेंट फॉर्म्स। यानी जो वाटर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हमें दिखाई देता है। अब ये जो वाटर है इसके जो सोर्सेज ये इतने सारे हैं, इनमें जो वाटर का मूवमेंट है उनको भी हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट नेम क्या हैं और उनकी डिफरेंट डेफिनेशन क्या है वो आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि वेव्स हैं, टाइड्स हैं, करंट्स हैं, ठीक है। अब हम आगे इस चैप्टर में इन्हीं कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल वेव्स। अब वेव्स क्या होती हैं यहाँ पे देखेंगे। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। ओशन का जो सरफेस होता है यानी जो उसकी ऊपरी सतह होती है समुद्र की, उस पर जब हवाएं अपना प्रेशर डालती हैं तो उनकी वजह से लहरें बनती हैं। द स्ट्रोंगर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। जितनी तेज विंड का, जितनी तेज हवा बहेंगी, जितनी तेज हवा का प्रेशर होगा उतना ही जो वेव होगी वो भी स्ट्रोंग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वेव्स को हम क्या कैसे बोल सकते हैं कि जो वेव्स हैं वो हवा के प्रेशर से बनती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट जो आंधी तूफान अगर आ रहा है तो उस ड्यूरेशन में जो वेव्स होती हैं आपको मालूम है फिर वो भी स्पीड लेंगी। ऐसी सिचुएशन में जो वेव्स हैं वो हमारे लिए क्या हो सकती हैं, डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं। यानी अगर हवाएं तेज हैं और वो ओशन के ऊपर ब्लो कर रही हैं हवाएं समुद्र के ऊपरी सतह की ओर बहुत तेज़ी से चल रही हैं, तो वह मूवमेंट ऑफ वाटर को स्पीड दे देती हैं, यानी वेव्स को स्पीड दे देती हैं और वही वेव्स हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाती हैं। इसके अलावा अगर समुद्र के आसपास के किसी भी हिस्से में अर्थक्वेक आता है, ठीक है, अर्थक्वेक अगर आता है तो उस अर्थक्वेक की वजह से भी जो वेव्स हैं वो फॉर्म होती हैं और जो ओशन का वाटर होता है वो वेव्स के साथ आसपास के किनारों को तोड़ डालता है और अगर वहाँ पर सेटलमेंट्स हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, तो वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है वेव्स की स्पीड पर कि अगर उनकी स्पीड स्लो है तो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन अगर वेव्स की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है तो इससे कोई भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। यहाँ पर एक केस स्टडी दिया हुआ है सुनामी का। आई थिंक सुनामी तो शब्द आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार, क्योंकि हमारे इंडिया में भी ये एक बार डिस्ट्रक्शन कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर केस स्टडी दिया हुआ है सुनामी का। सुनामी क्या है, वही ओशनिक वेव्स, बट वो इतनी स्पीड से होती हैं कि वो तहस नहस मचा देती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो वर्ड आया है वो आया है टाइड्स। अब ये टाइड्स क्या हैं, ध्यान से समझेंगे इस कंसेप्ट को बच्चों। आपको मालूम है ना कि हमारी जो अर्थ है उसका एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अर्थ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको अपने आप अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर उनको खींचे रखता है, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो अपनी ओर हर चीज़ को अट्रैक्ट किए रखता है, जिसकी वजह से सभी चीज़ें अर्थ पर हम कह सकते हैं कि स्टे कर रही हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। इसके साथ ही जो सन है और जो मून है, ठीक है, यानी सूरज और चांद, इनका भी अपना एक इसी तरह का मैग्नेटिक फोर्स होता है जो हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जब सूरज दोपहर के 12 बजे से 2 बजे के बीच अपनी हाई पीक पर होता है और वह उस ड्यूरेशन में ओशन के ऊपर होता है, तो जो सूरज की रोशनी है, सूरज की जो रेज हैं वो पानी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं,
ठीक है। तो जब वो पानी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होती हैं और उसी ड्यूरेशन में अगर विंड भी तेज़ हो जाए, यानी हवा भी तेज़ चलने लगे, तो एक तो हवाओं की वजह से वेव्स चल रही हैं, ठीक है, और सेकेंडली कि जो सन की जो अट्रैक्शन है, सन की रेज का जो अट्रैक्शन है वो भी उसे अपनी ओर खींच रहा है, तो वेव्स क्या होती हैं, वो और भी ज़्यादा ऊपर की ओर उठने लगती हैं, ठीक है। तो पानी के इसी अत्यधिक उछाल को हम कहते हैं टाइड्स, ठीक है। इसी तरह से जब मून आता है तो मून की भी जो लाइट होती है वो भी वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं और पानी की जो लहरें होती हैं वो तेज़ हो जाती हैं। ये जो पानी को अपनी ओर खींचने का फोर्स होता है, ये सूरज का दिन में दोपहर के टाइम ज़्यादा होता है और चांद का जब पूर्णमासी आती है उस ड्यूरेशन में, उन 15 डेज़ में ज़्यादा होता है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में जो चांद है वो पूर्ण होता है, पूरा होता है, फुल मून होता है, जिसकी वजह से उसकी फुल मून लाइट हमारी अर्थ पर पड़ती हैं और वह वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो जो टाइड्स हैं वो क्या हैं, वो हाई वेव्स ऑफ वाटर हैं जो किसकी वजह से आती हैं, सन के और मून के फोर्स के वजह से, ठीक है। अब टाइड्स 2 टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट है स्प्रिंग टाइड और सेकंड है हाई टाइड और सेकंड है लो टाइड। अब ये हाई टाइड और लो टाइड क्या है? हाई टाइड में जब ग्रेविटेशनल फोर्स मून का और सन का बहुत ज़्यादा होता है और वाटर अपने पूरे उछाल पर होता है तो हम उसको बोलते हैं हाई टाइड, ठीक है। और वही वाटर जब सन की लाइट थोड़ी कम हो जाती हैं या मून लाइट कम हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमावस्या के टाइम मून का इतना इफेक्ट नहीं होता, तो उस ड्यूरेशन में जो वेव्स हैं वो स्लो हो जाती हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं लो टाइड, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा हाई टाइड और सेकंड है हमारा लो टाइड। तो दोनों ये लो आपको, दोनों टाइड्स में आपको वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये है इनका नाम यहाँ पर स्प्रिंग टाइड, ठीक है, और सेकंड है हमारा लो टाइड या नीप टाइड, ठीक है। तो फर्स्ट वन है हमारा स्प्रिंग टाइड या हाई टाइड और दूसरा है हमारा लो टाइड या फिर नीप टाइड। तो ये दोनों ही जो टाइड्स हैं वो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इन शॉर्ट फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब ओशनिक वाटर में वेव्स सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अत्यधिक उछाल पर आती हैं तो हम उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड या हाई टाइड। और वही वाटर अगर सूरज के और या चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के कारण हल्की और धीमी उछाल पर रहती हैं तो हम उसको बोलते हैं लो टाइड और नीप टाइड। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। हमारा थोड़ा सा चैप्टर रहता है ओशन करंट्स, इसको आज ही इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ओशन करंट्स क्या हैं? ओशन का जो वाटर होता है वो जिस ओर फ्लो करता है यानी बहता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओशनिक करंट्स, यानी वाटर का जो फ्लो जो ओशन से निकलता है, ठीक है। अच्छा, वो जो ओशन के जो करंट्स हैं यानी कि जो धाराएं हैं वो बहती किस ओर है, तो ये डिपेंड करता है, जो ओशन की जो करंट्स होती हैं वो इक्वेटर से पोल्स की ओर, ठीक है, जो इक्वेटर है वो इक्वेटर से पोल्स की ओर हमेशा मूव करती हैं और जो पोल्स की साइड का जो वाटर है वो हमेशा मूव करता है इक्वेटर की ओर, ठीक है। तो ये एक अट्रैक्शन की ओर तरह से काम करता है। इसी वाटर फ्लो को हम करंट का नाम देते हैं और ये जो करंट होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। जब वाटर किसी हमारी जो अर्थ के अंदर सरफेस में, आपको मालूम है ना, कोर में हीट रहती है, तो अगर वही वाटर उस कोर की हीट के पास से गुजरता है तो वह गर्म हो जाता है। तो जब वह गर्म पानी धारा बन करके बहता है तो हम उसको कहते हैं हॉट करंट, ठीक है। और वही वाटर अगर ग्लेशियर्स के आसपास से निकलता है, पोल के पास, आपको पता है ना हमेशा ठंड पड़ती है, तो पोल के आसपास से अगर वह ठंडे पानी की धारा बह रही है तो हम उसको बोलते हैं कोल्ड करंट,
ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब ये जो करंट्स हैं इनके यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं कि जो करंट्स हैं वो हमारे किस किस काम आती हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो जहाँ पर भी वार्म और कोल्ड करंट्स आपस में मिलते हैं तो वो एक गुनगुने पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ कराते हैं जो फिशिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। ठीक है, जहाँ पर भी गर्म पानी और ठंडे पानी की धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं तो वहाँ के वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो फिश के रहने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और उस एरिए को फिशिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो कोल्ड करंट और वार्म करंट्स हैं उनके लिए एक डिसएडवांटेज भी बताया गया है और वह यह है कि जहाँ पर भी कोल्ड करंट्स ज़्यादा होंगी वहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो कम होती है और वहाँ पर नेविगेशन यानी जो जहाज वगैरह हैं उनको जाने में आने जाने में दिक्कत होती है। नेविगेशन का मतलब होता है जो समुद्री ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। तो जो हमारे ओशनिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनको वहाँ पे विजिबिलिटी कम होती है, तो हॉट और कोल्ड करंट की वजह से वहाँ पर विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये हमारी जो हॉट और कोल्ड करंट है ये हमारी इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। यदि इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे। Please subscribe and like my YouTube channel and press the bell icon also so that you can get notification of my new videos. Thank you.